रतनलाल खुश होकर पूछता है। क्या वो खजाना मिल गया? मोहन ऊपर देखते हुए कहता है, जी नहीं, खजाना तो नहीं, पर उस तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। हमें यहाँ पर एक बड़ी सी गुफा मिली है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। मोहन की बात सुनकर रतनलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि काली शक्तियां हमें जरूर उस गड़े हुए धन तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। तुम्हारी मेहनत और मेरी साधना रंग लाई। अच्छा, अब देर मत करो, जल्दी से अंदर जाओ। अमावस्या का आखिरी पहर खत्म होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, और याद रखना, वक्त खत्म होने से पहले तुम्हें वो खजाना लेकर बाहर आना ही होगा, नहीं तो अमावस्या के आखिरी पहर के समाप्ति के साथ वो प्रवेश द्वार जिससे तुम अंदर जाने वाले हो, वो हमेशा के लिए बंद होकर गायब हो जाएगा, और तुम दोनों अनंत समय के लिए अंदर ही फंस कर रह जाओगे। और मेरी एक बात याद रखना कि भले ही यहाँ तक हम काली शक्तियों को खुश करके पहुंचे हो, लेकिन अंदर अभी भी कोई खतरा हो सकता है, तो उससे बच कर रहना। अंदर ध्यान भटकाने और गुमराह करने के लिए कई छलावे मौजूद होंगे, इसलिए तुम्हें अपने तार्किक और बौद्धिक क्षमता पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा, और सबसे जरूरी बात, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खजाना अपने साथ लाना, ना कम ना ज्यादा, नहीं तो लालच, ईर्ष्या और अहंकार भी तुम्हारे साथ बाहर आएंगे। दोनों कहते कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। रतनलाल के पास जो बोरी थी जिसमें वो कटा हुआ सिर था, उस बोरी को नीचे उन दोनों की तरफ फेंकते हुए रतनलाल कहता है, इस बोरी को अपने साथ रखो। इसमें उस आदमी का कटा हुआ सिर है, अगर जरूरत पड़ी तो काम आएगा। रतनलाल की ये बात उन दोनों की कुछ समझ में नहीं आई, पर उन्होंने उस बोरी को अपने साथ रख लिया। विजय अपने हाथ में लालटेन लिए और मोहन उस बोरी को पकड़े हुए उस गुफा में प्रवेश करते हैं। ऊपर रतनलाल अपनी पोटली में से आवर ग्लास यानी समय नापने वाला एक पुराना यंत्र निकालता है, जिसके निचले हिस्से में रेत भरी हुई थी। उस हिस्से को उल्टा करके रतनलाल समय की गिनती शुरू कर देता है। रेत जैसे ही नीचे वाले खाली ग्लास के हिस्से में गिरने लगती है, वैसे ही उन दोनों का समय शुरू हो जाता है। वहां नीचे उस गड्ढे में दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगे। अंदर गुफा में काफी अंधेरा फैला हुआ था। वो दोनों लालटेन की रोशनी में देखते हैं कि वहां दीवार पर लगे हुए लोहे के स्टैंड पर कई मशालें टिकाई हुई है। जैसे ही वो दोनों आखिरी सीढ़ी उतरकर वहां की जमीन पर अपना पैर रखते हैं, वैसे ही वहां दीवार पर टिकाई हुई मशालें अपने आप जल उठती है। ये विस्मयकारी घटना देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अपने आप जल उठने वाली उन मशालों को देखकर विजय और मोहन दोनों अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। मोहन घबराते हुए कहता है, यार विजय, ये मशालें अपने आप कैसे जल उठी? मुझे तो डर लग रहा है। विजय उसकी हिम्मत बंधाते हुए कहता है, डर मत मोहन, याद है ना रतनलाल ने कहा था कि यह गुप्तधन असुरों और राक्षसों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि इसकी रक्षा मायावी शक्तियां करती हो, और इसलिए ये गुफा भी शायद मायावी हो। बस इतना याद रख कि हमें यहाँ पर अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना है और संभल कर आगे बढ़ना है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। गुफा के अंदर का वातावरण बाहर के मुकाबले ज्यादा ठंडा था। दोनों अभी कुछ कदम चले ही थे कि उतने में उन्हें एक लड़की की कोमल और मीठी आवाज सुनाई देती है। सुनिए बाबू, जरा रुकिए। दोनों उस आवाज को सुनकर वहीं रुक जाते हैं। विजय इधर उधर देखते हुए मोहन से पूछता है, क्या तूने किसी लड़की की आवाज सुनी? मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी किसी लड़की ने हमें आवाज दी हो। मोहन भी सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, मैंने भी सुनी आवाज। बड़े ही प्यार और अपनेपन से कोई हमें पुकार रहा था। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि इतने में फिर से कोई उन्हें पुकारता है, आओ बाबू, मेरे पास आओ, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, आओ मेरे पास। उस कामुक आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। कुछ ऐसा जादू था
जिससे कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। दोनों को इस आवाज ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिर से वही आवाज आती है, आओ बाबू, मेरे पास आओ, बरसों से प्यासी हूं तुम्हारे इंतजार में, मेरी प्यास बुझाओ। वो आवाज गुफा के एक अंधेरे कोने से आ रही थी। दोनों को उस आवाज ने जैसे सम्मोहित कर लिया था। वो दोनों उस अंधेरे कोने की तरफ देख रहे थे कि इतने में उस अंधेरे कोने से एक औरत बाहर आती है। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी और अपना चेहरा घूंघट से छुपा कर रखा था, जिससे बस उसके गुलाबी होठ नजर आ रहे थे। वो काली साड़ी उसके गोरे और छरहरे बदन पर काफी जच रही थी। वो काली साड़ी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसके बदन की बनावट साफ नजर आ रही थी, जिससे उसकी नाभि और कमर का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। वो औरत अपने गोरे हाथ को उनकी तरफ बढ़ाते हुए और फिर से उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहती है, आओ बाबू, मेरे पास आओ। दोनों उस मनमोहक मीठी आवाज और अप्सरा जैसी बला की सुंदर औरत की तरफ आकर्षित होकर खींचे चले जा रहे थे। दोनों ने जैसे अपनी सुध-बुध खो दी थी। उस औरत का चेहरा उन दोनों की तरफ था, जबकि वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे खींच रही थी। वो औरत अंधेरे में कहीं गुम हो जाती है, लेकिन उसकी मधुर आवाज अभी भी उन्हें पुकार रही थी। दोनों दोस्त उस अंधेरे कोने से आती हुई आवाज की दिशा में खींचे चले जाते हैं, और जैसे ही वो दोनों वहां की जमीन पर अपना पैर रखते हैं, वैसे ही वहां की जमीन ढहने लगती है। जमीन ढहने की वजह से दोनों नीचे गिरकर किसी गेंद की तरह इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। उनके हाथ से लालटेन नीचे गहरे गड्ढे में जाकर गिरती है, जहां काफी सारी इंसानी हड्डियों का ढेर लगा पड़ा था। वहां की जमीन किसी तराजू की तरह थी, जो हर पल कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ झुकते हुए खिसकती जा रही थी। ऊपर नीचे होने की वजह से वो दोनों भी कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ फेंके जा रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि जमीन का मध्य भाग जरूर किसी चीज पर टिका हुआ है। जरूरत है तो बस दोनों तरफ एक समान बैलेंस बनाने की। विजय मोहन से कहता है, सुन मोहन, ये जगह किसी तराजू की तरह लग रही है, जो पल पल नीचे खिसकती जा रही है। हम दोनों को इस जमीन के ठीक अंतिम छोर से कुछ दूरी पे जाकर और वहां खड़े होकर बैलेंस बनाना होगा, तभी ये जमीन एक जगह स्थिर रहेगी। और सुन, एकदम आखिरी छोर तक मत जाना, वहां से थोड़ी दूरी बनाए रखना। मोहन अपने आप को संभालते हुए कहता है, तू ठीक कह रहा है, मैं इस तरफ जाता हूँ, तू उस तरफ वाली जगह पर जा। इतना कहकर वो दोनों दो अलग अलग दिशाओं में जाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे ऊपर नीचे हो रही वो जमीन अब स्थिर हो जाती है। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। दोनों ऊपर देखते हैं तो उन्हें वही काली साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जो हवा में उनके ऊपर मंडरा रही थी और उन दोनों पर जोर जोर से हंस रही थी। वो डरावनी आवाज में कहती है, अब तुम नहीं बचोगे, जल्द ही मारे जाओगे। इतना कहकर वो औरत गायब हो जाती है। मोहन डरते हुए कहता है, लगता है वो औरत सच बोल रही है, हम जल्दी ही मरने वाले हैं। विजय मोहन का ढाढ़स बंधाते हुए कहता है, हिम्मत मत हारना मोहन, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। विजय की बस इतना कहने की देर थी कि वो तराजू नुमा जमीन और थोड़ी नीचे खिसकती है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में वो जमीन जिस चीज पर टिकी हुई है, उसी के साथ टूटकर खिसकते हुए नीचे ढह जाएगी। विजय कहता है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा मोहन। मोहन हार मानते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता यार। ऐसी आपातकालीन स्थिति में विजय अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसे ऊपर कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे कुछ सूझता है। मोहन अभी भी डरते हुए नीचे खिसकती उस जमीन को देख रहा था। इतने में विजय मोहन को आवाज लगाते हुए कहता है, सुन मोहन, मैंने कुछ सोचा है। वहां ऊपर की तरफ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है। वहां सूखे पेड़ की बेलें लटक रही है। मैं इस जमीन के एकदम आखिरी वाले हिस्से में जाकर खड़ा हो जाऊंगा और तू उस वक्त बीच में आ जाना, जिससे तेरी तरफ वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा।
और ठीक उसी वक्त तू दौड़कर ऊपर वाले हिस्से से कूदकर ऊपर लटक रही उन बेलों को पकड़ लेना और उनके सहारे ऊपर चढ़ जाना। फिर वहां से कोई भारी पत्थर यहाँ नीचे लुढ़का देना, जो लुढ़कते हुए यहाँ मेरी तरफ आएगा, जिसके वजन से तेरी तरफ वाला हिस्सा फिर से ऊपर उठने लगेगा और तब मैं भी दौड़कर उन लताओं को पकड़ लूंगा। मोहन खुश होते हुए कहता है, हाँ ये आइडिया सही है, ऐसा ही करते हैं। विजय के आइडिया पर अमल करते हुए मोहन जमीन के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और विजय एकदम आखिरी छोर पर जाकर वहां पर अपना वजन बनाता है, जिस वजह से पहले जिस छोर पर मोहन खड़ा था वो वाला हिस्सा ऊपर उठने लगता है। तभी मोहन तेजी से दौड़ते हुए उस तरफ वाले आखिरी छोर पर जाकर एक लंबी छलांग लगाता है और वहां लटक रही उन बेलों को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से चढ़कर वो ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंचकर मोहन की नजरें पत्थर या उसके जैसी कोई भारी चीज ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। चूंकि दूसरी तरफ वजन बनाकर बैलेंस करने के लिए इस समय वहां कुछ नहीं था, इसलिए विजय जहां पर खड़ा था वो हिस्सा अब तेजी से नीचे जाने लगता है। पर मोहन बिना वक्त गवाए वहां पर पड़ा हुआ वो बड़ा सा पत्थर अपना पूरा जोर लगाकर धकेलते हुए वहां नीचे की ओर लुढ़का देता है। इसके परिणाम स्वरूप वो पत्थर लुढ़कते हुए दूसरी साइड चला जाता है और विजय का वजन लेकर उस पहले वाले छोर को ऊपर धकेलने लगता है। विजय फुर्ती से दूसरी छोर की तरफ दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाता है और वहां पर लटक रही उन बेलों को पकड़कर झूल जाता है। विजय ने उन बेलों को कसकर पकड़ कर रखा था। उसने लटकते हुए वहां नीचे की तरफ देखा तो नीचे वो तराजू-नुमा जमीन टूटकर ढह रही थी और कुछ ही पलों में वो जमीन पूरी तरह ढह जाती है। विजय अभी भी उन बेलों पर लटक रहा था। तभी मोहन जल्दी से विजय को ऊपर खींच लेता है और दोनों की जान बच जाती है। इस तरफ ऊपर रतनलाल अभी भी उन दोनों का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो चुकी थी और अभी तक वो दोनों खजाना लेकर बाहर नहीं आए थे, इसलिए उसे उनकी फिक्र हो रही थी। समय की रेत अपनी गति से फिसल रही थी। वक्त तेजी से भाग रहा था। वहां नीचे गुफा में विजय और मोहन दोनों सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। विजय कहता है, अब हमें हमारा हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, आगे और भी खतरे हो सकते हैं। मोहन सहमति दर्शाते हुए कहता है, तू सही कह रहा है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उस मायावी औरत ने तो हमें अपने खूबसूरती के जाल में फंसाकर और हमें सम्मोहित करके करीब करीब मौत के मुंह में ही पहुंचा दिया था। इस बार दोनों दोस्त अपना हर कदम सावधानी से आगे बढ़ा रहे थे। उनके रास्ते में कई बड़े बड़े मकड़ी के जाले थे। नीचे कई सांप और बिच्छू रेंग रहे थे, जिनसे बचते हुए वो रास्ता निकाल रहे थे। दोनों जलती हुई मशालों की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी दूर आकर वो रुक जाते हैं। मोहन चौंकते हुए कहता है, ये क्या, रास्ता तो बंद है, अब आगे कैसे जाएंगे? विजय इधर उधर देखता है। वहां पर बस एक टूटी हुई मूर्ति थी, जिसका सिर टूटकर पास में ही पड़ा हुआ था और आसपास धूल और मिट्टी और उस बंद दरवाजे के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह रास्ता जानबूझकर बंद किया गया है। चूंकि ये गुफा मायावी है, इसलिए इसे खोलने की व्यवस्था यही कही होगी। वक्त कम है हमारे पास, चलो जल्दी से मिलकर ढूंढते हैं उस सुराग को जो हमें आगे जाने का रास्ता दे। इतना कहकर दोनों उस सुराग को खोजने लगते हैं। कुछ देर वहां की जांच पड़ताल करने के बाद मोहन को वहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, जो कि धूल और मिट्टी से सना हुआ था। मोहन विजय को आवाज लगाते हुए कहता है, विजय सुन, जरा इधर तो आ, देख यहाँ दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, शायद ये कोई सुराग हो सकता है। मोहन उस दीवार से धूल साफ करता है और उस लिखाई को ठीक से पढ़ने लगता है। इतने में विजय वहां पहुंचता है और उस दीवार को देखते हुए कहता है, हाँ यहाँ कुछ लिखा तो है, लेकिन ठीक से दिख नहीं रहा। विजय वहां दीवार पर टिकाई हुई एक मशाल अपने हाथ में लेकर उसकी रोशनी में उस लिखाई को देखता है। तब उसे साफ साफ दिखाई देता है। विजय उसे पढ़ने लगता है। वहां पर कुछ ऐसा लिखा था, जीवन का वो प्याला
जो निकला समुद्र के तल से। प्राप्त कर लिया उसे कुछ स्वार्थियों ने छल से। कौन थे वो असुर जो कहलाए मृत्युंजय? मात दी जिन्होंने छल के साथ छल करके। जान लो अगर नाम उसका, कुंजी है वही। मिलेगा जब सिर धड़ से तो लक्ष्य दूर नहीं। ये तो एक पहेली है।